जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मित्रों, पानीपत विभीषिका के बाद हिंदवी स्वराज्य की ये जो हमारी गाड़ी थी, ये अब ढलान पे जाती हुई दिख रही है। अब उस ढलान पे जाती हुई गाड़ी को माधवराव जैसे तेज तर्रार और अत्यंत बुद्धिमान पेशवा ने अपनी क्षमता से ऊपर उठकर बचाने की जी जान से कोशिश की है। वो कोशिशें आज भी दिखती भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब विध्वंस होता है तो विध्वंस का समय तो कुछ ही मिनटों का होता है। 1774 श्री शिवराय के राज्याभिषेक से वर्धिष्णु होते 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 गए इस भारतवर्ष का हिंदवी स्वराज्य पानीपत विभीषिका के बाद बिखरने लगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी सोच, हमारे सरदारों की जो सोच थी वो संकुचित होने लगी। स्वार्थीपन उसमें आ गया। क्षेत्रीय मशरूम जैसे छोटे छोटे क्षेत्र जो होते हैं, ये धड़ाधड़ हमको राजनीति में दिखने लगे। है तो अल्पजीवी है, होते तो अल्पजीवी हैं, लेकिन जब होते हैं तो उनके सीमित जो उनकी क्षमता होती है ना, उसके परिणाम बड़े घातक सिद्ध होते हैं और वो भविष्य में होते हैं। ये दर्द है। भोसले, गायकवाड़, नागपुरकर भोसले, इन जैसों को तो हमने देख लिया। अब जरा दो शब्द हमारे छत्रपति के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1749 1750 शाहू महाराज जो संभाजी महाराज के पुत्र थे, अब उनके गुजरने के बाद विशिष्ट परिस्थिति में आए राम राजा। वो तो मैंने बताया कि ताराबाई ने कैसे कैसे कांड खेले और राम राजा को गद्दी पे बिठाया। अब गलत जगह पे गलत आदमी ताराबाई ने बिठाया। अच्छा, ये उनको भी समझ आया। आपने सब अगर मेरे एपिसोड सुने होंगे तो आपको पता होगा कि यही ताराबाई राम राजा से भी रुष्ट हो गई थी। लाने वाली वही है, क्योंकि राम राजा, ये अगर व्यक्ति के तौर पे हम देखें तो प्रथम दिन से ये परावलंबी जीवन जीने वाला एक अत्यंत सामान्य व्यक्ति ही रहा है। ना कोई उसे आस्था है, ना छत्रपति से कर्तव्य है, ना छत्रपति भोसलों की विरासत से उसका कोई लेना देना है। तो उसने तो विरासत का बोझ तो उसके ऊपर कभी भी था नहीं, क्योंकि राम राजा, जैसे मैंने कहा, सज्जन आदमी था। उसकी महत्वाकांक्षा छत्रपति बनने की थी ही नहीं भाई। व्यक्ति तो सदाचारी था, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये सदाचारी व्यक्ति हमारे हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति बनने के लायक नहीं था। वो पूरा राम राजा नकारता निकला। अब वही काल में दो राजगद्दी तैयार हो गई, एक कोल्हापुर और एक सातारा। ताराबाई के समय से, जैसे मैंने आपको बताया है कि राजा रामपुत्र संभाजी और उसकी माता राजसबाई, इन्होंने अपना चूल्हा अलग कर दिया और वो कोल्हापुर निकल गए। संभाजी ने अपना कर्तृत्व सिद्ध करने की बड़ी कोशिशें तो बड़ी की, पर कहते हैं ना कि नींव ही खोखली थी, तो क्या करते। उस श्री शिवराय के दिव्य संकल्प से अगर इतर आपकी सोच होगी तो जाहिर है अपयश तो आपको आना ही आना है। अब जीवन के उत्तरार्ध में संभाजी थोड़ा बहुत समझदार हमें बनता दिखता है। मीनवाइल क्या हो गया? मीनवाइल यहाँ
पेशवाओं की ताकत बड़ी बढ़ गई। खाद पानी तो राम राजा ने ही डाला था ना, क्योंकि राम राजा ने ही पेशवाओं के हाथ में सारी सत्ता स्वयं पेशवाओं को सौंप दी थी। अपने जितने भी उसके खुद के जो कर्तव्य थे उसकी जवाबदेही भी उसने पेशवा के नाम कर दी थी। बताओ, स्वयं राम राजा नामधारी छत्रपति बना रहा। अब ऐसी हालत में दूर नागपुर में बैठे जानों जी को छत्रपति गद्दी के स्वप्न आना, उसके मन में लड्डू फूटना क्रम प्राप्त है, उसको मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि जानों जी पराक्रमी भी था और महत्वाकांक्षी भी था। तो जानों जी का तो हमें समझ आता है, लेकिन ये हमारे कालनेमी, पुणे में बैठा कालनेमी, घर का आदमी राघोबा दादा की मजाल यहां तक गई कि आगे सातारा का किला कब्जा करके राम राजे को ऊपर किले में बेचने पर वो आमादा हो गया। बताइए, यहाँ पे हमारा युवा पेशवा, उन्होंने अपना संयम और धीरता दिखा के राम राजा को छुड़ाया है। अब इस कालखंड को मित्र अगर हम देखें तो इस कालखंड में ये अपने कौन है, पराये कौन है, स्वार्थी कौन है, कालनेमी कौन है, दुष्ट कौन है, नराधम कौन है, ये सब लोगों की पहचान इस कालखंड में होती है, क्योंकि कालखंड प्रतिकूल था। मैं एक शिवराय भक्त की दृष्टि से, अगर मेरी दृष्टि से मैं देखूं तो मेरे जैसों के लिए वही राष्ट्रभक्त है जो श्री शिवराय के दिव्य संकल्प के लिए अपना काम कर रहे हैं। वही एक राष्ट्रभक्त मैं मानता हूं। माधवराव, उसके पहले के जो 3-4 पेशवे हो गए, ये उसी श्रेणी में हमको दिखाई देते हैं। लेकिन राघोबा दादा, ये कालनेमी अपनी कुटिल डाउन से ये हमेशा अब इतिहास में खलनायक ही बन गया है, बना रहेगा। पेशवे खानदान को देखिए, पेशवे खानदान ने मरते दम तक छत्रपति गद्दी का सम्मान बनाए रखा है। भारत में ये एकमात्र उदाहरण है मित्रों। पेशवाओं के हाथ क्या नहीं था, प्रत्यक्ष सत्ता उनके हाथ थी, निर्धोक थी सत्ता, है ना। राम राजा ने खुद सौंपी थी, लेकिन हमेशा श्री शिवराय के वंशजों को पेशवाओं ने ससम्मान उनका आदर रखने का काम किया है, सभी पेशवाओं ने। अब वैयक्तिक फायदा नुकसान से आगे बढ़कर हिंदवी स्वराज्य के प्रति अपनी निष्ठा, अपना कर्तव्य इन पेशवा खानदान ने निभाया है, उन्होंने जताया है। आप बालाजी विश्वनाथ से शुरू कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, चिमाजी अप्पा, नाना साहेब, माधवराव, सवाई माधवराव और दूसरा पेशवा, दूसरा बाजीराव, इन सारे पेशवाओं ने अपना सारा लेखा जोखा समय समय पर सातारा जाके छत्रपति के सामने रखा है, क्योंकि ये है मित्रों वो निष्ठा का प्रतीक। व्यक्ति के गुण दोष निकालने के लिए मैं यहाँ पे, हम लोग नहीं बैठे हैं आज, बिल्कुल हमें उसमें जाना भी नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य हिंदवी स्वराज्य था और आज भी है। भले शाहू महाराज के बाद श्री शिवराय की ब्लड लाइन जो थी वो तो टूट गई, क्योंकि शाहू महाराज को पुत्र रत्न तो था नहीं, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी, तो सीधी बात है उनकी ब्लड लाइन तो टूट गई। अब बाद में गोद रस्म जो होती है, अब गोद रस्म में बने हुए जितने भी छत्रपति बाद में आए, 1947 तक की मैं बात कर रहा हूं, आज भी मित्रों आपको आश्चर्य होगा
कि सारे महाराष्ट्र के जितने भी 8-10 करोड़ लोग हैं वो सभी उन सारे छत्रपतियों को आदरयुक्त भाव से ही देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको सुनते भी हैं। लेकिन बाद में जितने भी, जो मैंने कहा कि गोद रस्म से छत्रपति बने जितने भी आए ना, दुर्भाग्य से ये सभी बाद के छत्रपति श्री शिवराय की साख को बचाने में पूर्ण नाकाम रहे हैं। एक अकेले हमारे छत्रपति संभाजी महाराज थे, उच्च कोटि की क्षमता रखने वाला एक असामान्य योद्धा। लेकिन क्या करें, नियति ने बड़ी जल्दी युवावस्था में ही हमसे उसने छीन लिया। कालचक्र आगे घूमता गया। कोल्हापुर के जो संभाजी थे, राजसबाई पुत्र, उसकी मौत हो गई। कोल्हापुर में उसका बेटा शिवाजी स्थानापन्न हुआ। उस वक्त संभाजी की मित्र, कोल्हापुर के संभाजी की सुविद्य तेज तर्रार वीरांगना पत्नी जीजाबाई का इतिहास आपको याद होगा, मैंने डिटेल आपको बताया है। अब उस जीजाबाई ने पुणे में पेशवाओं से अपने संबंध सुधार के अपना कार्यभाग जरूर साधा है, क्योंकि वो तेज तर्रार थी और राजकारण में भी सक्रिय थी, तो उसको मालूम था कि आजू बाजू क्या चल रहा है। लेकिन माधवराव को देखिए, माधवराव के मृत्यु तक माधवराव ने दोनों छत्रपतियों को एक सेवक की तरह, दोनों छत्रपतियों की सेवा माधवराव देता रहा। ये माधवराव का बड़प्पन है। 28 साल की उम्र में निधन पाने वाला ये माधवराव है। अब वो भी दुर्भाग्य है, लेकिन कर्तव्य से माधवराव कभी भी नहीं चुका है। एक वाकया शायद मैंने आपको बताया है कि करवीर पीठ था, करवीर पीठ के शंकराचार्य से जीजाबाई ने झगड़ा मोला, तो झगड़ा मोल के ये झगड़ा जब बढ़ा तो तारणहार हमारा ये माधवराव ही बना। ये बुद्धिमान, राजनीति में बेहद सक्रिय जीजाबाई 1773 को इसका निधन हो गया। इस जीजाबाई के निधन के बाद कोल्हापुर और रसातल की तरफ चला गया। कहने का मतलब ये है कि ये सारे जितने भी नामधारी नकारते छत्रपति थे ना, उनका भी पुणे से उतना ही सम्मान लगातार 1818 तक जारी रहा। आगे चलते हैं, क्योंकि दो सबसे पुराने चावल कालने में भी अभी जिंदा थे। मैं 1772 की बात कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों का समाज में तो कोई प्रभाव था ही नहीं। ये बिल्कुल राजनैतिक लोग थे, लेकिन सत्ता में उपद्रव मूल्य इनका जरूर बना रहा। वो आजकल के मायावती हैं, काशीराम है, वो कोई एक और एक चिरकुट रावण पैदा हुआ है उत्तर प्रदेश में, कश्मीर की महबूबा मुफ्ती है। आप इनको जरा ध्यान में ले लो। बस इन्हीं के कैटेगरी के ये दो नाम हैं, लेकिन हिंदवी स्वराज्य को इन्होंने बड़ा परेशान किया। एक का नाम है सावकार बाबूजी नायक, आपको याद होगा। ये बारामती का सावकार था, उसका खानदानी धंधा सावकारी का था। लेकिन ये जो बाबूजी नायक था ना, ये महत्वाकांक्षी था और बड़ा उपद्व्यापी था। इसको साथ ले ले, उसको छोड़ दे, दूसरे को टोपी पहना के तीसरे के साथ चला जाए, सब प्रकार के धंधे ये करता था अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए। अब नियति देखो, इसके पास साहूकार था तो पैसा बहुत था, और पैसा था तो उसके शब्दों को राजकीय लोगों में वजन भी प्राप्त होता था।
आपको याद आया होगा पहली बार नाना ने उससे 34,000 रुपए का कर्जा लिया था। तब पुणे शनिवारवाड़ा में वो बार बार आने लगा था, तो नाना ने एक रकमी उसे उसका कर्जा चुकाकर उसे पुणे शहर से ही निकाल दिया था। ये वही बाबूजी नायक है। राजकीय हस्तक्षेप करने वाला ये अकेला साहूकार मुझे दिखता है गत 300-400 साल में मित्रों। कोई साहूकार इससे ज्यादा राजकीय हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, और इसने अपना खानदानी धंधा जारी रखते हुए राजकीय हस्तक्षेप ये अजन्म करता रहा। अजन्म पेशवा विरोधी तो था ही, लेकिन हिंदवी स्वराज्य का अगर हम विचार करें और उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो बाबूजी नाइक जैसों का उपयोग शून्य है, अ बिग जीरो। उपद्रव 100%, लेकिन उपयोग शून्य। इससे होता यूं है कि पेशवाओं का, राज्यकर्ताओं का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। पैसे के जोर पे ये पृथक बन के छोटे मोटे कांड तो लगातार मरते जम तक करता रहा मित्रों। ये मेंढक के हैसियत का बाबूजी नायक। लेकिन पुणे के सत्ता केंद्र से बड़ा नजदीक बारामती में यह स्थित था, तो हमेशा हस्तक्षेप ये करता रहता था। अब दादा और माधवराव के झगड़े में देख लो, एक बार गोविंदराव और गोविंद शिवराम, इन जैसे दिग्गज सरदारों का आश्रयदाता ये बाबूजी नाइक बन गया, बताओ। और इन दोनों का जैसे ये आश्रयदाता बनाना, सत्ता की सीढ़ियां ये बड़ा तेजी से चढ़ता ऊपर गया। शोलापुर के किले को इस बाबूजी नायक ने कब्जाया। चौकी मत, सही में कब्जाया। यहाँ की वहां की है ना, कुछ सैनिक जमा कर लिए पैसे के जोरों पे, फौज बना ली और सोलापुर के किले को कब्जाया। तब इसका ये पेशवा विरोधी असली चेहरा पेशवा के सामने आ गया। तब तक तो ये पेशवा को तो मालूम था ये कौन आदमी है, लेकिन यही इस हद तक जाएगा ये पेशवा को पता नहीं था। ये सोलापुर के किला जब उसने कब्जाया तब पेशवा को पता चला। फिर रामचंद्र गणेश कानड़े जैसे दिग्गजों को सोलापुर भेजना पड़ा, क्योंकि मार्च 1766 में इस मच्छर ने आगे बढ़ चढ़ के हैदर का साथ दिया, हैदर के साथ सौदा किया। बताइए, मावड़े घोड़े ये दोनों, सैन्य और घोड़े ये दोनों हैदर की सेवा में बाबूजी नायक ने लगा दिए। बताओ होना क्या था? होना तो कुछ नहीं था। रामचंद्र गणेश गए सोलापुर में मात्र 16 सैनिकों के साथ बाबूजी नायक का किले पे बचा रहा। बताइए, पेशवा फौज के मात्र आने की खबर से पता नहीं सोलापुर में इसने कितने भांड जमा कर लिए थे। सब चाटुकार भाग के खड़े हो गए। 16 सैनिक बचे थे। जब हमारे रामकृष्ण गणेश वहां पे पहुंचे, देखा तो बाबूजी नायक 16 सैनिकों के साथ सोलापुर के किले में मौजूद था। कानड़े वहां सोलापुर किले में गए। सोलापुर और उसे सटा एक वंदन नामक किला था। दोनों किलों पर तुरंत रामचंद्र कानड़े ने चौकियां बिठा दी। नायक के साथ एक कलम का देशमुख था। उस देशमुख को कैद करके पुणे में उसकी बारात निकाली। नायक को एक वफादार ब्राह्मण ने मात्र मित्रों में मरते दम तक नायक के लिए एक वफादार उसके ब्राह्मण ने
लड़ाई की है। अकेला ब्राह्मण था वो बचा हुआ सोलापुर का किले में लड़ने वाला। 70-75 के आयु थी उस ब्राह्मण की। बाबूजी नायक जैसे मच्छर के लिए इसने अपने प्राण युद्ध भूमि में उस ब्राह्मण ने कमाए हैं। उसका नाम इतिहास को नहीं मालूम, लेकिन ये लिखा हुआ है, उसकी ये गाथा लिखी हुई है। सुनने में भी हमको अजीब लगता है, लेकिन ऐसे भी निष्ठावंत भारतवर्ष में हमने देखे हैं। बताइए, एक भारत का एक सोलापुर, आपको भी ढूंढना पड़ेगा, इतना छोटा गांव। 7.5 लाख गांव तो भारत में है भाई। एक सोलापुर जैसे गांव के एक चिरकुट मच्छर बाबूजी नायक, जिसके पास मात्र 16 सैनिक बचे थे, ये उस मच्छर के लिए एक निष्ठावान 70-75 साल का बूढ़ा ब्राह्मण मरते दम तक युद्ध भूमि में लड़ता है और शिरच्छेद होने तक वो लड़ता रह गया। बताइए, इससे श्रेष्ठ स्वामी निष्ठा आपको कहां दिखेगी। बाबूजी नायक का सारा परिवार इसके बाद कैद करके पुणे में लाया गया। आगे फिर नायक ने शरणागति तो पतकर, उसके पास दूसरा चारा ही नहीं था, शरणागति ले ली। अब नायक इतना भी बड़ा मित्रों था नहीं कि पुणे में सार्वजनिक रीत्या उसका शिरच्छेद करे, इतना भी वो बड़ा नहीं था। बाबूजी नायक को कैद में रखा, अंदर 2-4 खड़े बोल सरदार ने सुनाए और उसके बाद नायक को छोड़ दिया गया और सजा के तौर पे बाबूजी नायक को 2 महीने राजस्थान टोंक भेजा गया। अब कसम से मित्रों, मैं सोच रहा था अगर ये इतिहास के पन्ने मैं आपसे अगर छिपा देता, नहीं बताता, तो नुकसान तो कुछ होने वाला था नहीं। हिंदवी स्वराज्य का कतई होने वाला नहीं था। लेकिन हिंदवी स्वराज्य के परिपक्ष में ये निरर्थक गॉसिपिंग मुझे नहीं लगा, ये मुझे कथा लगी, क्योंकि ये स्वामिनिष्ठ बूढ़े ब्राह्मण की मुझे कथा लगी। तो मैं सोचा कि चलो, न सुनाने से अच्छा है मैं सुना ही देता हूं। पता तो चले, जब एक साम्राज्य ढलान पे होता है तो इसका आखिर मतलब क्या होता है। इसके लिए आज मैं बाबूजी नायक की कथा मैंने आपको सुनाई। वंदे मातरम।